सभी दर्शकों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास की। तो चलो शुरू करते हैं कर्मधारय समास। सबसे पहले कर्मधारय समास के उदाहरणों और उनकी श्रेणियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीलकंठ, जिसका विग्रह है नीला है जो कंठ। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। इन दोनों उदाहरणों में आपने एक बात जरूर ध्यान में ली होगी कि पहला पद नील और प्रधान, ये दोनों जो पहले पद हैं वे विशेषण हैं, जबकि दूसरा पद जो है कंठ और मंत्री, ये दोनों पद विशेष्य है। आप मिडिल स्कूल में पढ़ के आए हैं विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। यहां देखिए, कंठ संज्ञा पद है और उसकी विशेषता कैसा कंठ, तो कि नीला कंठ, नीलकंठ। ये नील जो है वो विशेषण हुआ, जबकि कंठ है वो विशेष्य हुआ। ठीक वैसे ही यहाँ पर मंत्री है वो विशेष्य हुआ, एक संज्ञा है। मंत्री एक संज्ञा है, उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है ये पद प्रधान, इसलिए ये विशेषण हुआ। तो यहाँ पर इन दोनों पदों के बीच संबंध है विशेषण विशेष्य का, जबकि विग्रह करने के लिए है जो का प्रयोग हुआ है। तो ये पहली श्रेणी है, पहली कैटेगरी है कि कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। अब दूसरी कैटेगरी, दूसरी श्रेणी की बात करते हैं। दूसरी श्रेणी होती है उपमेय उपमान की। अलंकारों को जब हमने पढ़ा था तो बात समझी थी कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। उपमेय यानी कि जिसकी तुलना हो रही होती है वह पद, और उपमान यानी जिसके साथ तुलना की जा रही होती है वह पद। यहां देखिए, पुत्र रत्न, तो पुत्र है वो उपमेय है, पुत्र की तुलना हो रही है, किसके साथ तुलना हो रही है? रत्न के साथ, जबकि विग्रह हुआ पुत्र रूपी रत्न। कर कमल, कर यानी हाथ, हाथ की तुलना कमल के साथ हुई है और विग्रह किया गया कमल के समान कर, यानी कमल के जैसा हाथ। तो यह बात स्पष्ट हो रही है कि दूसरी कैटेगरी, दूसरी श्रेणी कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान की होती है। पुत्र उपमेय है, जबकि रत्न उपमान। कर उपमेय है, जबकि कमल उपमान। तीसरी श्रेणी की ओर नजर डालें। तीसरी श्रेणी में थोड़ा अपोजिट होता है, सबसे पहले उपमान आता है और बाद में उपमेय होता है। जैसे चंद्रमुख, यहां पर चंद्र है वो उपमान है, क्योंकि चंद्र के साथ तुलना हो रही है। किसकी तुलना हो रही है? मुख की। और इसका विग्रह कुछ यूं बनेगा, चंद्र के समान मुख। कमल नयन, यहां नयन की तुलना हुई है कमल के साथ, तो कमल उपमान हुआ और विग्रह बनेगा कमल के समान नयन। तो इन 6 उदाहरणों के जरिए और तीनों श्रेणियों के जरिए आपने ये बात सीखी कि इसका भेद कैसे पहचाने। भेद पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, या उपमेय उपमान, या फिर उपमान उपमेय।
दूसरा तरीका ये ध्यान में लेना है कि पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है, जबकि उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। इन उदाहरणों में आप एक बार फिर से नजर डालें। चंद्रमुख, तो यहाँ मुख उत्तर पद है तो वो प्रधान है। कमल नयन, नयन उत्तर पद है तो नयन प्रधान है, प्रधान पद उत्तर पद होगा। विग्रह करना बहुत ही आसान है। विग्रह करने के लिए हमने है जो, रूपी, के समान जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हमने बात की कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास के अन्य उदाहरण पर दृष्टि डालें। क्रोधाग्नि, तो इस उदाहरण का विग्रह आपके सामने है। क्रोध रूपी अग्नि। यहां पर क्रोध है वो उपमेय है, जबकि अग्नि है वो उपमान है। क्रोध की तुलना आग के साथ की गई है, इसलिए विग्रह क्रोध रूपी अग्नि ऐसा किया गया है। विद्याधन, ठीक उसी कैटेगरी का ये समस्पद है। विद्या है वो उपमेय है और धन है वो उपमान है, यानी कि विद्या की तुलना धन के साथ की गई है और रूपी के जरिए इसका विग्रह किया गया है। परमानंद, परम है जो आनंद। यहां पर भी कर्मधारय समास का प्रयोग देखने को मिल रहा है। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। तो ये सारे उदाहरण कर्मधारय समास की संकल्पना को स्पष्ट करते हैं। अब हम कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है उसे समझ लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समास का आप जिस प्रकार से विग्रह करते हो उसके अनुसार तय होता है कि उसका प्रकार कौन सा है। जैसा विग्रह होता है वैसा ही प्रकार बनता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ में नीला है जो कंठ, आपने है जो का प्रयोग किया और यहाँ उत्तर पद कंठ का प्राधान्य मिल रहा है, इसका मतलब ये कर्मधारय समास हुआ। लेकिन आप इसका विग्रह कुछ यूं करें कि नीला है कंठ जिनका, तो यहाँ पूर्व पद भी महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तर पद भी महत्वपूर्ण नहीं है, कोई तीसरा अदृश्य अन्य पद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये विग्रह है बहुव्रीहि समास का। ठीक वैसे ही अन्य उदाहरण घनश्याम। यहाँ देखिए घन के समान श्याम, तो यहाँ श्याम की बात कर रहे हो आप, दूसरे पद की बात कर रहे हो, ये दूसरा पद महत्वपूर्ण है, इसलिए ये कर्मधारय समास हो गया। जबकि घन के समान श्याम है जो, तो यहाँ इस विग्रह में ना तो घन की बात हो रही है ना श्याम की बात हो रही है, यहाँ तो बात हो रही है तीसरे पद श्री कृष्ण की। अतः यह बहुव्रीहि समास का विग्रह हुआ। तो याद रखिए, आप विग्रह में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो उसके अनुसार उसका भेद बनेगा। तो ये था कर्मधारय समास। अब द्विगु और बहुव्रीहि में क्या अंतर है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में थोड़ी बातें की थी, उदाहरण के जरिए समझते हैं। त्रिनेत्र, जैसे त्रिनेत्र में तीन नेत्रों का समूह या समाहार, ऐसा विग्रह किया गया तो ये द्विगु समास हुआ, क्योंकि यहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची है और आपने समूह और समाहार के जरिए विग्रह किया है। लेकिन इसका विग्रह कुछ यूं किया जाए कि तीन नेत्र हैं जिनके, तो यहाँ बात हो जाती है तीसरे अदृश्य पद शंकर जी की। अतः यह बहुव्रीहि समास बन जाएगा। तो आपने द्विगु और बहुव्रीहि का अंतर जाना, कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या फर्क है उस बात को भी अच्छे से जान लिया। अब
छठवां और अंतिम समास पढ़ना शुरू करते हैं, जिस समास का नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में जो कारक का अध्याय आपने पढ़ा था उसे थोड़ा याद करने के लिए कहूँगा। आपने कारक और विभक्तियाँ याद की थी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध का, के, की, रारे, री, संबोधन, हे, अरे, अजी, ये हैं सारे कारक और उनकी विभक्तियां। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है और उसकी विभक्ति ने है। कर्म की विभक्ति को, करण की विभक्ति से। ये सारी बातें आप कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़कर आए हैं। अब इन्हीं कारकों और विभक्तियों की मदद हमें लेनी होगी तत्पुरुष समास को सीखने के लिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कर्ता कारक को छोड़ देना है और सबसे अंतिम ऐसे संबोधन कारक को भी छोड़ देना है। इसके अलावा के जितने भी कारक हैं उनकी विभक्तियों का प्रयोग, जैसे कर्म कारक की को, करण की से, संप्रदान की के लिए, इन सारी विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास के विग्रह में संभव है। आप अन्य सभी विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास के विग्रह में कर सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे राजदूत। यहां पर इसका विग्रह आपने का विभक्ति का प्रयोग करके किया कि राजा का दूत। तो ये का है वो संबंध कारक की विभक्ति है, इसलिए इसका भेद हो गया संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि का प्रयोग हुआ है बीच में। अब गुरु दक्षिणा समस्पद है, इसका विग्रह देखिए, गुरु के लिए दक्षिणा। तो के लिए किसकी विभक्ति है यहां पर? के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति है, यहां देख सकते हो। तो ये गुरु दक्षिणा वो भी तत्पुरुष समास हुआ, संप्रदान तत्पुरुष समास। यहां पर से विभक्ति का प्रयोग दो जगह पर हो रहा है। देखिए, करण कारक की भी विभक्ति है से और अपादान कारक की विभक्ति भी से है। तो दोनों में फर्क क्या? करण का मतलब होता है साधन। जिस साधन के द्वारा क्रिया हो रही होती है वह साधन, वह माध्यम करण कारक होता है। जबकि अपादान का मतलब होता है यहां से अलगाव, थोड़ी दूरी बताता है, अलगाव। हम इन बातों को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण है जन्मांध। इसका विग्रह हुआ जन्म से अंध। तो ये करण तत्पुरुष हुआ या अपादान तत्पुरुष? ऑफ कोर्स अपादान तत्पुरुष, क्योंकि यहां अलगाव हुआ, दूरी हुई। जन्म से उस व्यक्ति की दृष्टि उससे दूर हो गई, वह अंधा हो गया। जन्म से अंधा है, इसका मतलब है से का प्रयोग उसकी दृष्टि को दूर करने के लिए हुआ है। इसलिए यह उदाहरण है अपादान तत्पुरुष समास का। जबकि इससे पूर्व वाला उदाहरण है पदच्युत। पद से च्युत, च्युत मतलब गिरा, पद से गिरना वाला। तो पद उससे अलग हुआ व्यक्ति से। किसी को सस्पेंड किया जाता है तो उसको कहा जाता है कि इनको पदच्युत किया गया है, यानी पद से दूर किया गया है। इसलिए ये से का प्रयोग भी दूर करने के लिए, अलगाव के लिए हुआ है। अतः पदच्युत भी अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण।
तो में अधिकरण कारक की विभक्ति है, उसका प्रयोग भी यहाँ हुआ। देश सेवा, देश की सेवा, अब का के की वो संबंध कारक की विभक्तियों में आ जाते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि संबंध कारक की विभक्ति का के की, तो देश की सेवा संबंध कारक हुआ। हस्तलिखित, यहाँ देखिए ये से का प्रयोग है, हाथ से लिखित। अब ये करण तत्पुरुष होगा या अपादान तत्पुरुष? ये होगा करण तत्पुरुष, क्योंकि हाथ वहां पर लिखने का माध्यम बना है, साधन बना है, इसलिए ये हस्तलिखित, हस्त से लिखित करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मन चाहा, मन से चाहा, तो यहाँ मन है वो चाहत का माध्यम बना, इसलिए ये भी करण तत्पुरुष समास हुआ। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त कर्म तत्पुरुष। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो पर का प्रयोग अधिकरण में होता है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। तो एक सीधी बात, सिंपल बात के लास्ट वाला संबोधन और पहला वाला कर्ता, इसको छोड़ के बाकी सभी कारकों की विभक्ति तत्पुरुष समास के विग्रह में जरूर आती है, कोई न कोई विभक्ति आती है इनमें से। भेद कैसे पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष समास है? याद रखिएगा, तो उसमें तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी बाद में जो पद आता है, दूसरा वाला पद होता है, वो प्रधान होता है। और विग्रह करने के लिए तरीका तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि विग्रह करने के लिए पहला पद, पहला कारक कर्ता और अंतिम संबोधन उसको छोड़ देना है, और बाकी जितने भी कारक हैं उनकी विभक्तियां हैं उससे विग्रह की संभावना चेक करनी है। और कौन कौन से है वे? को, कर्म कारक का को, करण का से या तो द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान का से, अधिकरण का में पर और संबंध का के की। इन सारे विभक्तियों में से कोई न कोई विभक्ति तत्पुरुष समास के विग्रह में जरूर इस्तेमाल में आती है। तो इस प्रकार हमने तत्पुरुष समास के विग्रह के बारे में जाना। कुछ अन्य उदाहरण भी है, जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से परेशान। अब ये आकुल परेशानी का कारण कौन बना? शोक बना, इसलिए ये करण तत्पुरुष समास हुआ। से का प्रयोग जिसमें शोक आकुल बनाने का कारण बना। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, तो संबंध तत्पुरुष हुआ क्योंकि का प्रयोग बीच में आया। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, अधिकरण तत्पुरुष हुआ क्योंकि में विभक्ति अधिकरण कारक की विभक्ति है। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, यहां भी से आया, लेकिन हमने करण कारक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां सेवा से मुक्त इट मीन्स थोड़ा अलग हुए, दूरी आई, थोड़ा अलगाव दर्शाता है ये, अतः अपादान तत्पुरुष का ये उदाहरण है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने बात की कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास की। हम बहुत जल्द ही लाइव सेशन में मिलेंगे, तब इन दोनों समासों का और अधिक स्पष्टीकरण करेंगे। तो मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के लिए अलविदा।